हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार। बढ़िया हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले, ऐसी हम और अच्छी कामना करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम हमारा चला हुआ है। और ये ना समझें कि किसी एक शिफ्ट में किसी एक चैप्टर से एग्जाम नहीं मिले, मतलब क्वेश्चन नहीं मिले हैं तुम्हें, तो वो आगे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम बहुत लंबा चलेगा, जनवरी के हाफ जनवरी तक चलेगा। तो ये मान लीजिए कि सभी चैप्टर से, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर, सभी के चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और सभी बस तुम्हें एक चीज़ जो जरूरी है वो है पेशेंस बना के, एग्जाम हॉल में पेशेंस बना के काम करना, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और सब कुछ तुम कर सकते हो। बशर्ते तुम्हें पेशेंस और धैर्य, अपने आप पे विश्वास करके काम करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छे से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना। ये मान लेना कि एग्जाम हॉल में तुमसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, जो है हम हैं, ये मान के काम करना। वास्तव में ये बता रहा हूँ तुम्हें कि बहुत अच्छा काम प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तो चलिए आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, आंकड़े पर्याप्तता। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये मान लीजिए एक सिंगल चैप्टर नहीं है, ये काफ़ी सारे चैप्टरों का सम्मिश्रण है। ठीक है, जितने तुमने अब तक पढ़े हैं, इस चैप्टर को मैं बाद में लाने का मेरा यही मतलब मकसद था कि ये इसमें तुम्हें ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो तुमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो सब तुम पढ़ चुके हो और उनका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारी रेलवे ग्रुप डी की बुक है। ठीक है, अब तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, मतलब बस ये मान लीजिए जो है तुम्हारे पास ये रामबाण रहेगा। और अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। ठीक है, बच्चों का रिव्यू देखना, बच्चों के से देख पूछना किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस लाना। और जितना भी है बहुत अच्छा तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो डाटा सफिशिएंसी के मैं तुम्हें इसमें बता दूं, इसमें किस टाइप के तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके डाटा सफिशिएंसी के टाइप। ठीक है, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले इसमें आएगा ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग यानी क्रम और रैंकिंग। तुमने ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन करे हैं, बहुत अच्छे से कराए मैंने। जितने भी ग्रुप डी में अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने तुम्हें, ग्रुप डी छोड़ो, रेलवे में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं रैंकिंग के, मैंने तुम्हें सारे कराए हैं। ठीक है, चाहे वो ऊपर से बैठ रहा हो या नीचे से, या टोटल बच्चों की व्यवस्था या टोटल विद्यार्थियों की व्यवस्था, जितने भी रैंक है, क्रम से बनने वाले क्वेश्चन, रैंकिंग से बनने वाले क्वेश्चन मैंने सारे कराए हैं। और तुम सारे उन क्वेश्चन को भली बात अच्छे से जानते हो। तो ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बैठने की व्यवस्था में चाहे वो सिंगल एक लाइन में, ठीक है, सिंगल दो लाइनों में, डबल लाइन में बैठा रखे हो बच्चे, या फिर एक गोलाकार व्यवस्था, केंद्र की ओर मुख करके या टेबल के चारों तरफ बैठा के बच्चों को क्वेश्चन पूछता है, उससे क्वेश्चन पूछे तो यानी सीटिंग अरेंजमेंट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो टाइप है इसमें रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तुम जानते हो, जो भी अब तक मैंने इसमें काफ़ी सारे तुम्हें क्वेश्चन कराए थे वो सब इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जानते हो तुम अच्छे से। और पजल, फ्लोर पजल, बिल्डिंग बेस पे आधारित, ठीक है, बॉक्स बेस पे आधारित, ये सारे पजल के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, मैथमेटिकल यानी रेक्टेंगुलर पे, ये ट्रायंगल पर भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। मतलब काफ़ी सारे, इसी एक हम ये नहीं कह सकते इसमें यही 5 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 5 टाइप के, ये 5 टाइप तो मेजर हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये वही चीज़ है, मतलब जितनी तुमने पढ़ी है ना अब तक वो सब इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। मैं तुम्हें इसमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इसमें करना क्या है। मैं तुम्हें बताऊं, जो पजल, ये डाटा सफिशिएंसी है, इसमें काम करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना, हमें आंसर ढूंढना नहीं है। हमें ये नहीं लगाना कि आंसर क्या है, आंसर का पता नहीं लगाना, बस हमें ये देखना कि ये क्या इस क्वेश्चन के जो भी डाटा दिया है, इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया है, क्या वो आंसर निकाल सकता है। बस इतने पे काम करना कि क्या वो डाटा आंसर के लिए पर्याप्त है या नहीं है, क्या हम उस डाटा से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं, बस इतना पता करना है। हमें फाइनल आंसर नहीं ढूंढना, फाइनल आंसर निकालना भी नहीं है, और ना ही उस पर काम करना है, तो उस पर टाइम वेस्ट तो करना है ही नहीं। ठीक है, तो बस हमें ये देखना कि जो भी हमें डाटा मिला हुआ है क्या वो आंसर निकालने लायक है या नहीं, बस इतना। दूसरी बात, अपनी पास से कुछ भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करना। ठीक है, अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करना, जो भी है
जो भी डाटा दिया है उसी पे काम करना होता है, और कुछ बात नहीं है डाटा सफिशिएंसी। और मैं तुम्हें बता दूं ये जो चैप्टर है ये सिर्फ रेलवे का ही, रेलवे ग्रुप डी का ही नहीं है, ये स्टेट एग्जाम चाहे यूपी के कांस्टेबल में, यूपी एसआई में हो, सभी में पूछे जाते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से ही बढ़ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं जो ये क्वेश्चन कराऊंगा सारे ग्रुप डी के जितने भी हैं, रेलवे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी। एक्सरसाइज में देखो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने क्या करा, एक स्लाइड पे क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्लाइड खाली रखी है, ताकि मैं उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करके दिखा सकूं, या जो जरूरत रहेगी तो मैं इसी पर सॉल्यूशन कर दूंगा, जो बड़ा सॉल्यूशन बनेगा उसे नेक्स्ट स्लाइड पर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो एक बार, पहला क्वेश्चन देखो एक बार। पहले क्वेश्चन में क्या करा है, देखो प्रश्न में दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए जाएंगे, तुम्हें एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके बाद दो कथन दिए जाएंगे, ठीक है। और ये फिर पहचान करना है कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न के लिए पर्याप्त है, ठीक है। यानी कथन कौन सा पर्याप्त है, एक कथन पर्याप्त है या दो कथन पर्याप्त है, या दोनों कथन से मिला के हमें आंसर निकाल सकते हैं, या दोनों कथन अलग अलग पर्याप्त नहीं है, ठीक। तो ऐसे हमें बताना है, ठीक है। देखिए इसका प्रश्न देखिए पहले, ABCD दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, सही, हाँ जी। ABCD उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। अब देखो सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है, सीधी रेखा में बैठ के मैंने क्वेश्चन कराया है ना, सीधी रेखा के, कह रहा ABCD 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इन्हें एक बात बोलिए, पहला पहला जो कथन है इसका, ये पहला निष्कर्ष बोल दो इसका, जो इसमें पहले निष्कर्ष बोल रखा है, कह रहा है कि AE के दाएं ओर चौथे स्थान पर है, AE के दाएं ओर, बहुत ध्यान से पढ़ना, बस जो चीज है उसे ध्यान से पढ़ना, उसमें देखना कि हमें आंसर उसी से निकालना। ए जो है ई के दाएं, अब देखो ये सारे उत्तर की तरफ मुंह है, उत्तर की तरफ इनका फेस है सभी का, पांचों का, तो उत्तर की तरफ मुंह है, तो ये दायां इसका ये होगा, ठीक है, और ये इसका बायां होगा, ठीक है, बाएं। कह रहा था ए ई के दाएं चौथे स्थान पर है, ए ई के दाएं, अब ए ई के दाएं है तो ई कहां होगा, ई जो है चौथे स्थान, ए जो है चौथे स्थान पर होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये इसका ए जो है बोल रहा है ए ई के दाएं चौथे स्थान पर है, भाई ई का फेस उत्तर की तरफ है, बात समझना, ई का फेस उत्तर की तरफ है, और ई का दायां ये होगा, ई का दायां ये होगा, और ई का बायां ये होगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, ई का दायां ये होगा, तो ई करा, ये करा ए ई के दाएं चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 पता चलेगी कहां पे है, ठीक है। अब हमें पता है 5 व्यक्ति हैं इस लाइन में, 5 व्यक्ति हैं, एक होगा ये दाएं छोर पर, एक होगा लास्ट में बाएं छोर पर, ठीक है, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3, यानी 3 और 2 5, 5 व्यक्ति हैं। अब एक बात देखो, इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कि भाई बाएं सिरे पर कौन बैठा है। हमें पता है जब 5 व्यक्ति हैं, समझना, एक को पहले एक स्टेटमेंट उठाना, एक जो भी तुमने निष्कर्ष किया स्टेटमेंट दिया हो उसे उठाना, उस पर एनालाइज करना, सोचना कि वे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक तो सबसे, एक जो है दूसरे के चौथे स्थान पर है, यानी एक चौथे स्थान पर होगा, एक पहले स्थान पर होगा, तो बीच में कितने हो गए, 3 व्यक्ति, यानी टोटल यहाँ 5 व्यक्ति बैठ रहे हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा, बाएं छोर पे पूछ रहा, तो बाएं छोर पे ये, बाएं छोर पे ई हो जाएगा और दाएं छोर पर ए हो जाएगा, बीच में 3 व्यक्ति हैं, बीच के 3 व्यक्ति का फिक्स नहीं है लेकिन दोनों का फिक्स है, ठीक है, तो इन दो का फिक्स है। अब देखो हमें इससे आंसर मिल रहा ना कि बाएं छोर पे कौन है, बाएं छोर पे ई आ रहा, जो भी तुम्हें आंसर निकालना नहीं है बस ये देख लो, हाँ उसके लिए एलिजिबल है, योग्य है भाई। मान लो जैसे तुम्हें ग्रुप डी का पेपर देना, तो तुम्हें पास होना ना फेल होना, ये बात की है, तुम ये समझो कि पहले हम ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं तो हम उसके लिए एलिजिबल बनेंगे, योग्य बनेंगे, 10th हमारे पास होनी चाहिए, 12th हम पास आउट होने चाहिए, तो उस तरह की चीज़ है। आंसर नहीं निकालना, बस ये पता होनी चाहिए कि हाँ ये आंसर निकल सकता है नहीं। बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर देखो ई बैठा है, ठीक है, सबसे दाएं छोर पर ए बैठा। कैसे मान रहे हैं हम इस बात को कि हमें पता 5 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति बीच में है, ई और ए का फिक्स हो रहा है स्थान, ठीक है, तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। पहली बात तो एक से भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा बी और सी के बीच में ठीक एक व्यक्ति है, बी और सी के बीच में, ये बी है, ठीक है, और सी, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है।
अब ये देखो, यदि बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है तो क्या मैं सिर्फ यही मानूंगा कि बी इधर होगा या सी इधर होगा? मैं ये भी तो हो सकता है सी इधर मान लूँ और बी इधर मान लूँ, और जब एक व्यक्ति इनके बीच में हो, तो इससे हमें कुछ डाटा नहीं मिल रहा, इस बात से दूसरे वाले से कोई डाटा नहीं मिल रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं भाई कि भाई क्या कि कथन एक, देखो इसमें अब आंसर देखो कैसे निकाल देना होता है। एक और दो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु पृथक 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 रूप से पर्याप्त नहीं है, यानी अलग अलग नहीं है। नहीं जी, ये नहीं है। ठीक है, कह रहा कथन दो में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दो का तो डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, एक और दो दोनों में प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एक से तो उत्तर निकल रहा है, एक से तो उत्तर निकल रहा है। कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये बात सही है भाई, ये बात सही है कि हमें एक साथ उत्तर मिल रहा है और दूसरे से उत्तर नहीं मिल रहा है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चैप्टर ऐसा है जो जल्दी से समझ भी नहीं आता चीजें। ठीक है, ये बच्चे समझ नहीं पाते इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, बस ये देखना हमें कि बस आंसर निकालने लायक है या नहीं, बस इतनी बात ढूंढनी है, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी उसी बेस पे है, ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 हैं उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके, जब उत्तर की तरफ मुंह है तो ये दायां होगा, ठीक है, ये दायां और ये बायां होगा, बात समझ रहे हो, ये बायां होगा। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कह रहा बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बाएं सिरे पर पूछ रहा है, बाएं सिरे पर, यहां पे पूछ रहा बाएं सिरे पर कौन बैठा है। कह रहा डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहली बात बोली है ना, डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो डी यहां भी हो सकता है। ठीक है, डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। यदि मैं 5 व्यक्ति मानूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यदि मैं अब देखो यहां तो लूंगा नहीं सी को, क्योंकि यहां तो एक ही स्थान है डी के। ठीक है, तो अब हम कहां पे मान सकते हैं इसे, और कहां पे, सी के दाएं दूसरे स्थान पे यहां भी आ सकता है। ठीक है, और सी के दाएं दूसरे स्थान पे यहां भी आ सकता है, बात समझ रहे हो। तो ये बात स्पष्ट नहीं है। अब इसमें बोला क्या है, कह रहा है डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अभी ने एक बात बोली है, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और डी के बीच में, यदि डी यहाँ पे है तो यदि बी यहाँ मानूंगा, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति, एक तो सी होगा और एक ये। ठीक है, अब यदि देखो मैं यदि डी यहाँ मानता हूँ तो बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई समझे। लेकिन यदि मैं डी यहाँ मानता हूँ तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो इसे हम नहीं मानेंगे। बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे मान सकते हैं, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, इससे बन रही है कुछ बात, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब ये बताओ बाएं छोर पर, ये पूछ क्या रहा है, बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर कौन, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, निकाल सकते हैं। बाएं सिरे पर, बाएं सिरे पर कौन बैठा है बताओ, बाएं सिरे पर निकल रही कोई बात भाई। बाएं सिरे पे देखो, यदि मैं यहाँ डी तो यहाँ दाएं सिरे पर आ रहा है, ठीक है, और दाएं सिरे पर आ रहा है और उनके बीच में 2 व्यक्ति तो यहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है, यदि मैं डी को यहाँ मानता हूँ तो 2 व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, तो स्पष्ट है, स्पष्ट है, कोई स्पष्ट नहीं है ना। चलिए कोई स्पष्ट नहीं है, तो स्पष्ट नहीं है तो हम क्या देखेंगे, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी 1 और 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दोनों से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे। ठीक है भाई, चलिए बात समझे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये भी वही है, ए बी सी डी। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, और क्या है, दाएं सिरे पे पूछ रहा, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं। कह रहा बी और सी के बीच, बी और सी के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी के बीच।
अब देखो बी और सी के बीच कह रहा है, तो बी और सी के बीच यहाँ 3 व्यक्ति मान सकते हैं हम, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये मैं बी को इधर ही मानूं, मैं सी को यहाँ मान सकता हूँ, बी को यहाँ मान सकता हूँ। बात समझ रहे हो भाई, मैं बी को यहाँ क्यों मानूं या सी को यहाँ पे क्यों मानूं? इन्हें बस इतनी बात बोले, बी और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं। हाँ जी, ये मान लिया बी और सी के बीच यहाँ पे सी हो तो यहाँ बी हो, तो 3 व्यक्ति हैं। यदि यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है तो बी इनके बीच 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इससे कुछ मिल रहा है? इससे दाएं सिरे पर नहीं पता चला कौन है। ठीक है, एक क्वेश्चन से, एक स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल रहा, एक स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, अब देखो ए बी के ठीक बाएं और ए बी के ठीक बाएं पड़ोस में है। ए जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में है। अब यहां से बात क्लियर हो जाएगी। ए जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में है, ये इसका दायां है। ठीक है, और ये इसके बायां है। ठीक है भाई, कह रहा ए जो है बी के ठीक बाएं, ए जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में है। अब बी का ये दायां है, ठीक है, और बी का ये बायां है, तो यहां पे ए आएगा, यहां पे ए आएगा। तो अब देखो, यदि मैं यहां बैठाता हूं बी को, देख रहे हो, बाएं तरफ बैठाता हूं बी को, तो ये इसका दायां है और ये इसका बायां, तो बाएं साइड तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहां तो होगा नहीं। ठीक है, इसके दाएं दाएं हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ देखो दाएं तरफ बी को बैठाता हूं, तो इसका दाएं तरफ कोई नहीं है लेकिन बाएं तरफ जगह है, तो यहाँ पे ए आ सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो दाएं सिरे पर हम मान सकते हैं कौन से को? दाएं सिरे पर मान सकते हैं ये। ठीक है, दाएं सिरे पर हम मान सकते हैं इसे, बी को। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए जो है बी के ठीक बाएं, ठीक है, ए जो है बी के ठीक बाएं बैठा, तो इसमें आ सकता है। इससे हमें पता चल रहा कि ये कहां पे है? सबसे लास्ट में है, यानी दाएं सिरे पर बी है। तो यानी 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है भाई, यहां देखो, यहां पे कौन सा है कथन? 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है। यहाँ सी ऑप्शन सही है इसमें, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन पृथक रूप से पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेटमेंट से मैं आंसर निकाल दूं, दोनों से ही मुझे आंसर निकालने पड़ेंगे, दोनों से आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों से आंसर निकालने पड़ेंगे, एक से आंसर नहीं निकलेगा। बस समझ रहे हो ना, एक से आंसर नहीं निकलेगा। बस ये देख लेना, बस हम निकाल सकते हैं नहीं। जी, एक बार 4th क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। कह रहा 5 मित्र हैं STUVW की आयु भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो कह रहा उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है? पहले सबसे अधिक और दूसरे नंबर पे सबसे अधिक किसकी है, ये बतानी है हमें आयु। ठीक है भाई, अब इसमें पहले स्टेटमेंट में बात बोली है, पहला कथन बोल रहा है कि W की आयु T से कम है। कह रहा है W की जो आयु है वो T से कम है, यानी T की ज्यादा है आयु, अब कह रहा है W की आयु U से अधिक है। अब इसमें बोल रहा है W की आयु U किससे अधिक है। पहले स्टेटमेंट में ये बात बोल दी उसने। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बोल रहा है W की आयु T से कम है, ठीक है, यानी T की ज़्यादा है। फिर बोल रहा है W की आयु U से अधिक है, यानी W की आयु U से अधिक है, तो U की कम हो जाएगी। अब इसमें दूसरे स्टेटमेंट में अब पूछ कर रहा सबसे दूसरे नंबर पर सबसे अधिक, तो इससे तो बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 व्यक्तियों की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक बात जो है ये बोल रहा है कि T की आयु सबसे अधिक है, ठीक है भाई, T की आयु हमने सबसे अधिक मान ली, सबसे अधिक है, और जो है इस सबसे लास्ट में है। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं तो लास्ट में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, T की आयु सबसे अधिक है। फिर कह रहा कि केवल एक व्यक्ति की आयु V से कम है, केवल एक व्यक्ति की आयु जो है V से कम है। एक व्यक्ति यहाँ पे होगा कोई जिसकी आयु V से कम है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे एक व्यक्ति होगा कोई जिसकी आयु V से कम है। ठीक है भाई, अब सेपरेट अलग अलग एक एक कथन से तो हमें आंसर मिल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे किस आयु नहीं पता चल रही। अब हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके देखेंगे। अब हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, किसने बोला है कि T की आयु सबसे अधिक है, भाई T की आयु सबसे अधिक है तो T की हमने सबसे अधिक मान ली। ठीक है, दूसरे नंबर पर बोल रहा है अब W की आयु U से अधिक है। ठीक है, मैं यदि W की आयु ये मानता हूँ, ठीक है, और U से अधिक मानता हूँ, ठीक है, और सबसे लास्ट में किसे लेके जाता हूँ मैं, V को, तो 3 तो ये हो गए और V सबसे
वी सेकंड लास्ट, मतलब यहाँ से लास्ट से एक ज़्यादा, एक वी से भी लास्ट में है ना एक क्या यू, ठीक है, क्योंकि वी सबसे छोटा नहीं है, यानी वी के बाद एक व्यक्ति है, तो यहाँ ये पांचों व्यक्ति हो गए, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये क्लियर है बात, ठीक है। अब ये क्लियर हम कैसे नहीं मान सकते, वैसे तो इसने कुछ बात बोल रही है तो वो सही बोल रही है, और हमने उनके हिसाब से मैनेज भी कर दिया चीज़ें कि टी की आई सबसे अधिक बता दी, ठीक है। लेकिन क्या ये डब्लू यहाँ आ सकता है भाई, हमें अब जो यहाँ पे होगा पांचवें नंबर पर कौन व्यक्ति होगा, यहाँ देखते हैं एस टी यू वी डब्लू, तो यहाँ पे एस होगा, ठीक है, एस होगा नहीं होगा, ठीक है भाई, एस होगा यहाँ पे, वी के बाद जो होगा एस होगा, वी के बाद एस होगा, तो जो एस लास्ट में है, ठीक है, एस लास्ट में है, ठीक है। अब ये एस यहाँ पे भी तो आ सकता है, यानी टी से छोटा भी तो हो सकता है, क्योंकि एस के बारे में कोई डिफाइन नहीं करा है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं बोली कि एस का नहीं है ही पोजीशन होगा। यदि मैं एस को यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, एस को यहाँ पे मानता हूँ, तो भी बात हो सकती है, क्योंकि एस का सेपरेट इसने नहीं बोला, एस का सेपरेट नहीं बोला। तो अब हम क्या है, दोनों स्टेटमेंट को हम देख के अभी ये नहीं कह सकते कि कौन से मतलब आंसर कि कौन सा सबसे अधिक हो सकता है। सबसे अधिक डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है, और सबसे अधिक यू भी हो सकता है, तो अलग अलग बात आ रही है। तो हम देखते हैं कि दोनों कथन से हमें आंसर पर्याप्त नहीं हो रहा, ठीक है, प्राप्त नहीं हो रहा। तो कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा भाई, कि दोनों कथनों में आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है दोनों कथन, ठीक है, सफिशियंट नहीं है, ठीक है भाई। चलिए पांचों क्वेश्चन देखो एक बार, पांचों क्वेश्चन बेचो, देखो ये किस पे आएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट, पांच मित्र हैं और किस एक गोले में बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है भाई, पांच मित्र हैं। अब देखो पूछ रहा है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी के बाएं दूसरे स्थान पर केंद्र की ओर मुंह करके सर भी बैठे हैं गोले में, ठीक है, गोल मेज में। तो पी क्यू आर एस टी कह रहा एस जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस जो है पी के दाएं, जो पी मान लो यहाँ है, पी मान लो तुम यहाँ है, पी यहाँ पे होगा, पी का दायां ये होगा, ठीक है, पी का बायां ये, कह रहा एस जो है पी के दाएं, एस जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, और टी पी के बाएं पड़ोस में है, पी जो है टी के बाएं पड़ोस में है। अब देखो इसका नहीं पता, इन दोनों का भी, हाँ ये पी के दाएं का ना, पी का तो हमें पता है ना, पी के बाएं पड़ोस में है, पी के बाएं पड़ोस में यहाँ हो जाएगा टी, ये दायां ये बायां, ठीक है, टी जो है पी के बाएं पड़ोस में बैठा है। अब यहाँ तीन व्यक्तियों का हमने स्थान निकाल लिया, तीन व्यक्तियों का स्थान निकाल लिया। अब एक बार पढ़ के देखो, ये बता सकते हैं हम टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी के बाएं दूसरे स्थान पर भाई तीन व्यक्ति ये हो गए, दो यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, तो टी का दायां ये हो जाएगा और टी का बायां ये हो जाएगा ना। यदि मान लो ये देखता हूं मैं, भाई मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि एस जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और टी जो है पी के बाएं सिर्फ पड़ोस में है, तो पी के बाएं तो यही है ना डायरेक्ट, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी का दाएं ये हो जाएगा और टी का बायां ये हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन, एस, हमारे हिसाब से एक आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं, यानी पहले से आंसर निकल सकता है पहले स्टेटमेंट से। अब दूसरा इसने पूछा है, दूसरा बोल रहा है क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। पहले हमें पूरे तरीके से एक स्टेटमेंट को देखना, फिर दूसरे स्टेटमेंट को देखना कि यहाँ दूसरे स्टेटमेंट से भी कुछ हो रही है बात, यदि दोनों स्टेटमेंट से बात नहीं बन रही हो तो फिर दोनों को मर्ज करके देखना है, ठीक है। क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यदि मैं क्यू को यहां बैठा दूं, ठीक है, क्यू को यहां बैठा दूं और आर को यहां बैठा दूं, तो एक व्यक्ति इनके बीच में ऐसा रहा, लेकिन ये पक्का नहीं है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि यहीं आर बैठे क्यों बैठे, लेकिन इसने यहाँ एक बात और बोली है, पी आर के ठीक बाएं ओर है, पी जो है पी आर के ठीक बाएं, पी जो है आर के ठीक बाएं, आर कहाँ पे, आर यदि यहाँ तो इसका तो दाएं हो जाएगा, बायां नहीं होएगा, तो ये आर कहाँ पे आएगा, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है, आर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आर हो जाएगा, आर के दायां और आर के ये बायां हो जाएगा। इन्हें बोलिए ना पी आर के बाएं ओर, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा,
यहाँ पे क्यों हो जाएगा। बात समझे। तो यानी इससे हमारा और भी क्लियर होगी चीज़ें। अब देखो हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल रही है कि टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी एक से हमें डाटा मिल रहा है, एक कथन से हमें आंसर मिल रहा है, लेकिन दूसरे से नहीं मिल रहा। बस इसमें तो यही तो बोल रहा है कि क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और इसने एक बात ये बोल रही है कि आर जो है पी जो है आर के ठीक बाएं ओर बैठा है। तो इससे भी हमें ये टी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। तो हम इस आंसर कौन सा देंगे, आंसर इसमें देंगे हम 1 और 2। कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं जी, ठीक है। कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कथन 1 में ही हमें जो आंसर कर रहे हैं, 1 में ही जो डाटा दिया गया वही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, उत्तर देने के लिए वही पर्याप्त है। देखो तीसरे में क्या है, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, 1 भी नहीं है। कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई समझ रहे बात को। छठा क्वेश्चन देखो एक बार, छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी, प्रत्येक का भार अलग अलग है, सबसे अधिक भार किसका है, सबसे अधिक भार बताना किसका है, सबसे अधिक भार बताना है भाई। सबसे अधिक भार के लिए हम क्या करेंगे, बस ये देख लो पूछ क्या रहा, बोला क्या, कथन 1 में बोल रहा है कि ए का भार सी से अधिक है, ए का भार जो है सब सी से अधिक है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, दिख रहा है सही, ए का भार सी से अधिक है लेकिन डी से कम है, ए का भार जो है सी से अधिक है लेकिन डी से कम है, यानी डी का, इसका कहने का मतलब क्या है, डी का ए से भी ज्यादा है। ए का भार सी से अधिक है लेकिन डी से कम है, इसका मतलब है कि ए का भार सी से तो अधिक है लेकिन डी से कम है, डी का सबसे ज्यादा है इनमें तीनों में। तीन के बारे में बात हमें पता चल गई, तीन के बारे में बात पता चली है। अभी हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसका सबसे अधिक भार है किसका सबसे कम है, ठीक है, पहले कथन से, ये बात पहले कथन से हमें पता चली है। दूसरा बोला बी का भार सबसे अधिक नहीं है, बी का भार सबसे अधिक नहीं है, इसने बोला बी सबसे अधिक नहीं है भाई, तो यानी बी बीच में ही है अभी, बात समझ रहे हो, बी का भार सबसे अधिक नहीं है, ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब अभी डी का भार सबसे अधिक है, परंतु ई से अधिक है। अच्छा, इसने बोला है बी का भार सबसे अधिक नहीं है लेकिन ई से अधिक है भाई, ठीक है, ई से अधिक है, तो अब हो गए ना 5 व्यक्ति हो गए। ई का भार सबसे कम भी नहीं है, अच्छा ई ऐसा भी नहीं है, ई सबसे कम है, तो 5 ये सेकंड होगा, ये सेकंड कथन होगा। ई का सबसे कम भी नहीं है, सबसे कम नीचे लास्ट में नहीं रहेगा, तो हमें दोनों से अलग अलग से हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, अलग अलग से हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम क्या इन्हें मिक्स करके देख सकते हैं कि भाई इन्हें देखा है, इसने बोला है कि डी का भार जो है, इन्हें बोला है ए का भार जो सी से अधिक है, ए का भार सी से अधिक है, ठीक है, और इसने बोला बी का भार सबसे अधिक भी नहीं है, तो यानी ए का भार जो है, ए का भार बी से भी कम है, ठीक है, ठीक है, और डी का भार जो है सबसे अधिक हो जाएगा। बात समझ रहे, मैं दोनों स्टेटमेंटों को मिला रहा हूं, ठीक है। अब कह रहा है ई का भार जो है सबसे कम नहीं है, तो ई का भार सबसे कम नहीं है, तो यानी ई का भार जो सी से ऊपर आ जाएगा, ई का भार सी से ऊपर आ जाएगा, बात समझ रहे हो, ई का भार सब सी से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो, अब इसने जो बोल रही बात, ये एक बार देखो इस बात को, जो इसने बात बोली है ये हमारी बात हो रही है नहीं हो रही, लग रही है इसमें, ए का भार सी से अधिक है, ए का भार सी से अधिक है, हाँ जी, ए का भार सी से अधिक है लेकिन डी से कम है, ठीक है, डी से कम है। फिर बोला बी का भार सबसे अधिक नहीं है, बी का भार सबसे अधिक नहीं है, ठीक है, बी का भार सबसे अधिक नहीं है, तो अब देखो बी का भार सबसे अधिक नहीं है, तो बी का सबसे अधिक नहीं है तो दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है, परंतु ई से अधिक है, परंतु ई से अधिक है, ई से तो अधिक है भाई, ठीक है, ई से अधिक है, ई का भार सबसे कम भी नहीं है, ई का सबसे कम भी नहीं है, तो सबसे कम किसका है, सी का, ठीक है, सी का। तो हम इससे हम देख सकते हैं कि हाँ पहले नंबर पे डी होगा, दूसरे नंबर पे बी का हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यानी निकल सकता है दोनों का, दोनों कथनों को यूज करके। अब देखिए कौन सा इसमें है आंसर, ठीक है, कथन ए में दोनों में डाटा देने के पर्याप्त नहीं है, गलत है, ठीक है, कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है किंतु पृथक रूप से नहीं है, पृथक रूप से पर्याप्त नहीं है, ये सही है, ठीक है, अलग अलग हम आंसर नहीं निकाल सकते, एक से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये स्लाइड मैंने रखी थी तुम्हारे लिए कि सॉल्यूशन करो इस पे खाली, लेकिन मैं यही करके दिखा रहा हूँ, अलग लेके जाऊंगा सॉल्यूशन को तो तुम्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। सातवां क्वेश्चन देखो एक बार, सातवां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 5 बॉक्स हैं, अब देखो 5 बॉक्स हैं, बाहर वाले बॉक्स हैं, ठीक है, 5 बॉक्स बाहर के हैं, वही उसी तरीके से कर सकते हैं हम, एक बार करके देखना इसे तुम, ठीक है, बॉक्स बाहर वेट वाले हैं, एक बार करके देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो एक बार। 5 पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, सबसे ऊंचा पेड़, उनमें सबसे ऊंचा पेड़ SMNOA, ठीक है, 5 पेड़ है, कह रहा एन की ऊंचाई ए से अधिक है, एन की ऊंचाई जो है, एन की जो ऊंचाई है ए से अधिक है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, एन की ऊंचाई ए से अधिक है, ए की ऊंचाई एम से अधिक है, ठीक है, ए की ऊंचाई जो है एम से अधिक है, ये पहले स्टेटमेंट में बात बोल दी ने, ठीक है, पहली स्टेटमेंट में बात बोली है कि एन की ऊंचाई ए से अधिक है, एन की ऊंचाई ए से अधिक है और ए की ऊंचाई एम से अधिक है, ठीक है। अब बोल रहा एस की ऊंचाई एम से अधिक है, एस की ऊंचाई एम से अधिक है, तो एस की ऊंचाई जो है, एस की ऊंचाई एम से अधिक है, एस की ऊंचाई जो है एम से अधिक है, एस की ऊंचाई एम से अधिक है और एस की ऊंचाई ओ से कम है, एस की ऊंचाई जो है ओ से कम है, यानी ओ इनमें सब में बड़ा है, ओ इनमें भी बड़ा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये 2 स्टेटमेंट से हमें बात पता चलेगी। तो अब तुम कुछ बता पा रहे हो, देखो एक बार, अब ये मैंने इतना सोल्व कर दिया, अब तुम्हें एक बार देखो इसे, क्या इसमें तुम बता सकते हो कुछ, क्या पूछा है इन्हें, इनमें सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, बताइए, क्या उनमें सबसे ऊंचा पेड़ बता रहा है भाई। ये देखो इन्हें बोला एन की ऊंचाई, सब एन की ऊंचाई ए से अधिक है, हमने मान ली एन की ऊंचाई ए से अधिक है और एन की ऊंचाई एम से भी, ए की ऊंचाई एम से अधिक है, ये मान ली। अब इसने बोला कि एस की ऊंचाई जो है एम से अधिक है, तो यानी एम से अधिक किसकी ऊंचाई है, एम से अधिक ए की भी ऊंचाई है और एम से अधिक एस की भी ऊंचाई है, मैं ऐसे इसे मर्ज कर सकता हूँ, ऐसे से मर्ज कर सकता हूँ, एस की ऊंचाई एम से भी अधिक है। अब इसने बोला है एक बात और कि एन की ऊंचाई ए से अधिक है, एन की ऊंचाई ए से अधिक है, तो एन की ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगा, एन की ऊंचाई, लेकिन एन मैं कैसे मान लूँ कि एन की ऊंचाई एस से भी अधिक है, कैसे इसे बात को मान लूं कि एन की ऊंचाई ए से भी अधिक है, क्योंकि इसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला, और कैसे इसे फिर यदि मैं ये मानता हूं तो फिर कैसे ओ से ओ को अधिक मान लूं कि ओ को सर्वाधिक है, ओ और एन के बारे में भी इसने नहीं दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम बोल देंगे क्या कि कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, कथन 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड, कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा, एम आई राइट। देखो किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा लग भी जाए ना, मान लो यहाँ मुझे सही क्लियर नहीं कर पाऊँ क्योंकि यहाँ में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है लाइट का, तो सही से विजुअल चीज़ें ना हो तो आंसर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ी हुई चीज़ है, तो इसलिए बिल्कुल ये ना माने कि आंसर गलत कैसे बता दिया, कुछ भी यदि मान लो बता रहा हूँ मैं तो तुम अपने आप से भी इसे जज कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें पैटर्न बता रहा हूं कि हाँ इसे ऐसे करना है, पहले एक स्टेटमेंट को सोल्व करो फिर दूसरे स्टेटमेंट को सोल्व करो, ठीक है, उनसे अलग अलग आंसर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर उन्हें मर्ज करके देखो, बस ये है, आंसर नहीं निकालना लेकिन आंसर तक पहुंचना जरूर है हमें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखो एक बार, 9वां क्वेश्चन देखो, कह रहा ABCD में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बताना, सबसे छोटा कौन है ABCD में, ABCD में सबसे छोटा कौन है। 9वां क्वेश्चन देखो, कह रहा ए ई से लंबा है, ठीक है, ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, ए ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है, यानी डी बड़ा होगा ए से, इसके कहने की बात यही तो है, बोल रहा पहला कथन है, पहला कथन है ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है, इसका मतलब क्या, डी ए से बड़ा है पहले कथन में। दूसरे कथन में बोल रहा बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, यानी सी बड़ा है, सी बड़ा है, ठीक है, कह रहा बी सी से छोटा है यानी सी बड़ा है किंतु ई से लंबा है, कौन लंबा है, ई से, किंतु ई से लंबा है, ये देखो बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है, तो कौन लंबा है, बी लंबा है भाई, ठीक है, किंतु बी किंतु ई से लंबा है, तो यानी कौन लंबा है,
बी लंबा है। अब कह रहा डी सी से लंबा है। अच्छा, डी सी से लंबा है। यहाँ देखो डी जो है सी से लंबा है, डी सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। तीनों स्टेटमेंट में अलग अलग बात कह दी इसने हमें। ठीक है भाई, अब देखो अलग अलग, एक से तो हमें मिल नहीं रहा, कह रहा सबसे छोटा कौन सा बोल रहा है इसमें, पूछ के रहा ए बी सी डी ई में सबसे छोटा बताना। सबसे छोटा तो हम ऐसे अलग अलग तो बता नहीं पा रहे, लेकिन हम इन्हें मर्ज करके हम कुछ बता सकते हैं। इन्हें बोलना ए जो है ई से लंबा है, ठीक है भाई। और इसने यहाँ देखो डी से बात संबंधित कोई बात कही है अभी, यहाँ देखो डी से छोटा है कौन, ए, और इसने यहाँ बात बोले बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। ठीक है, अब यहाँ एक तीसरी बात बोली है, डी जो है सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, यानी डी जो है यहाँ वो लंबा है किससे, सी से, और लंबा किससे भी होगा फिर वो ए से, डी सी से लंबा है। ठीक है, इसने बात बोली है। अब इन्हें और मर्ज करो, अब इन्हें और मर्ज करो, डी सी से लंबा है, ठीक है भाई, और सी से लंबा, सी लंबा किससे है, बी से। ठीक है, सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, ठीक है, और बी लंबा किससे है, ई से। ठीक है, तो मिल गए कौन, ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए ना। तो सबसे छोटा मिलेगा, इसमें सबसे छोटा मिलेगा, बताओ एक बार। यदि मैं देखूं इसमें पांचों में, भाई इसने बोला है 5 व्यक्ति, एक दो 1 2 3 4 5, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई। इसने बोला ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, हाँ जी, ए ई से लंबा है, ठीक है, किंतु डी से छोटा है, डी से छोटा है, हाँ जी, ए जो है डी से छोटा है। फिर बोला बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ये बात दिख रही है हमें, बी सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है, हाँ जी, ई से लंबा है। डी सी से लंबा है, डी सी से लंबा है, हाँ जी, डी सी से लंबा है, ये भी बात मान ली, ठीक है। और ए बी से लंबा है, ए जो है बी से ये भी लंबा है, ठीक है भाई। पता चल रही, सबसे लंबा भी हमें पता चल रहा है, सबसे लंबा डी होगा, सबसे छोटा इसमें ई होगा। तो हमें आंसर तो निकालना नहीं, बस हमें ये पता है कि तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त हैं, ठीक है, कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त हैं, यहाँ पे ई है, ये समझना बात को, ठीक है, यहाँ पर ई है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो एक बार, 10वां क्वेश्चन देखो, कह रहा पी का सी से संबंध बताना, पी का सी से। अब ये किस पे आगा, ब्लड रिलेशन पे, रक्त संबंध पे क्वेश्चन आगा, ठीक है। देखो ये तुमने अच्छे से करा होगा ना, प्रैक्टिस इसकी करी होगी, तो ये तुम आसानी से कर दोगे। कह रहा है एच जो है एस और पी का इकलौता भाई है, एच जो है एच एस और पी का, एच जो है एस और पी का भाई है, इकलौता भाई है, एच जो है एस और पी का इकलौता भाई है। तो भाई है तो ये बहनें होंगी, पक्की बात है, जब इकलौता भाई बोल रहा है, इकलौता भाई बोला तो ये बहनें होंगी। एच जो है एस और पी का इकलौता भाई है, यानी पी और एस बहन होगी। बोल रहा है पी एल की पत्नी है, पी जो है एल की पत्नी है, पी जो है पी एल की पत्नी है, ये किसकी पत्नी है, ये हस्बैंड वाइफ है एल की, ठीक है, एल इसका पति होगा, पी एल की पत्नी है, जो डी का दामाद है। अब देखो एल की पत्नी, एल की पत्नी, एल की पत्नी है कौन, पी, और जो डी का दामाद है, तो यानी दामाद किसका लगता है भाई, मेरी बेटी का पति दामाद होगा। मतलब अब मैं, मेरी बेटी यानी पी के पिता, या तो पिता या माँ, इसका कोई माता पिता होगा, यानी पी के माता पिता होंगे, उसका ये एल दामाद लग रहा। जो डी का दामाद, यानी यहाँ पे डी है, डी का दामाद करा ना, कौन है, एल है दामाद, डी का दामाद कौन है, एल, डी का दामाद कौन है, एल, ठीक है। अब देखो यहाँ डी है, अब डी के बारे में नहीं पता क्या है, माँ है या पिता है, डी एस की माँ है, डी एस की माँ है। अब बताओ, देखो एस, यहाँ देखो तीनों बहन भाई हैं,
पी, एच और एस, ये तीनों बहन भाई हैं, यानी एस की माँ है, एस की माँ है तो ये इसकी भी माँ होगी, पी की भी माँ होगी, ठीक है, एस की माँ है। अब टी का और टी सी का दामाद है, यहाँ देखो डी एस की माँ है, डी एस की माँ है, यानी डी माँ है, तो इसका पति कौन होगा, ठीक है, इसका पति कोई होगा। और इसने बोला है टी जो है सी का दामाद है। टी और सी कहाँ है, टी और सी के बारे में कुछ बात है, टी और सी, टी और सी के बारे में कोई बात नहीं आई है, टी और सी के बारे में कोई बात नहीं आई है भाई। पूछ क्या रहा है, पी का सी से संबंध, भाई पी और सी के बारे में तो कोई बात आई नहीं, पी पी तो हमें पता है, लेकिन टी के बारे में कोई बात नहीं आई और सी के बारे में कोई बात नहीं आई। जब टी और सी के बारे में कोई बात नहीं आई तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टी सी से कोई हम किसे माने भाई, इसमें एक भी एक का डाउट होता तो हम इसका एक को पति मान लेते, ठीक है, ये माँ है, ठीक है, यानी ये इनका पिता मान लेते, लेकिन हम इसमें नहीं बात क्लियर कर सकते। तो कह रहा अब देखो कौन सा आंसर लगेगा इसमें, 1, 2 और 3 दिए गए डाटा उत्तर पर्याप्त नहीं है, हाँ जी, यही सही उत्तर हो जाएगा कि आंकड़े 1, 2, 3 में दिए गए आंकड़े एक साथ मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। हम तीनों को मिलाकर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे, तीनों को मिलाकर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे। देखो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ हम देखेंगे चुटकी मारेंगे आंसर निकल जाएगा, आंसर चुटकी मार के निकलेगा, हमें सॉल्यूशन सोच के देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। हम देखो यहाँ यहाँ 2 तक सही थे, लेकिन तीसरे मैंने टी और सी की बात कर दी, टी और सी का टी और सी की इसमें कोई बात है नहीं, इसलिए हम इससे आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखो 11 क्वेश्चन देखो एक बार, एम का पिता कौन है, एम का पिता कौन है, एम का पिता कौन है बताना है, ठीक है, एम का पिता बताना भाई, एम का पिता कौन है। कह रहा पी और क्यू भाई है, पी और क्यू, हालांकि इसे तुम कर सकते थे, ठीक है, पी और क्यू, पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन सा किस क्या है, क्यू की पत्नी, एक बात है, क्यू की जो पत्नी एम की बहन है, जो क्यू की पत्नी है भाई, ये भाई हैं, दोनों भाई हैं, चलिए तो ठीक है, पी और क्यू भाई हैं, क्यू की जो पत्नी है एम की बहन है, क्यू की जो पत्नी है, यहाँ कोई क्यू की पत्नी है, ठीक है, वो किसकी बहन है, वो बहन किसकी है, एम की, एम की बहन है, ठीक है। अब एम का भी नहीं पता, हम एम का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है भाई, एम का जेंडर नहीं पता। इसने बोला पी और क्यू भाई है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, पी और क्यू भाई हैं। अब क्यू की जो पत्नी है ये, ठीक है, क्यू की जो पत्नी है इसका भाई कौन है, एम है, ठीक है, इसका भाई एम है। अब बताओ एम का पिता, क्या हम बता सकते हैं एम का पिता, भाई ये तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे, ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ हो गए, यू इसका भैया होगा पी क्यों का, और एम इसका मतलब, अब बहन भी नहीं कह सकते, भाई भी नहीं कह सकते एम को, बहन भी नहीं कह सकते, तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमें एम का पिता को नहीं बता सकते, एम का पिता हम नहीं बता सकते, तो कौन सा हो जाएगा, कथन 1 और 2 में दोनों में पर्याप्त नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है, दोनों में बात बोली गई पर्याप्त नहीं है। इस बात को हम जितनी जल्दी से हम इस चीज को सोच लें, हमें तर्क लगाना, सोचना है, फास्ट तरीके से सोचना, बस इतना है, आंसर यही निकालना, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है 50 छात्र हैं, 50 छात्रों की एक पंक्ति है या एक कक्षा है, 50 छात्रों की एक कक्षा में x का ऊपर से x का स्थान क्या होगा, ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऊपर से x का स्थान क्या होगा। क्या मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं नहीं कराए, कराए हैं, अरे कराए हैं बताओ, रैंकिंग में, ऑर्डर रैंकिंग में कराए थे इस टाइप का क्वेश्चन, टोटल बच्चे दे देगा तो मैं एक साइड से स्थान दे देगा, दूसरी साइड से पूछ लेगा, ठीक है, या दोनों साइड से स्थान दे देगा, टोटल बच्चे पूछ लेगा। भाई देखो 50 छात्र हैं, अब हमें पता 50 छात्र हैं, ऊपर से स्थान पूछ रहा, तो हमें एक साइड से यदि स्थान मिल जाए, स्टेटमेंट में एक बात बोल दे कि एक साइड से स्थान ये है, तो दूसरी साइड से हम निकाल देंगे, ऊपर से बोले या नीचे से बोले। देखो अभी कह रहा है y का स्थान x, y का स्थान जो है x से 4 स्थान नीचे है, y का स्थान जो है, y का स्थान जो है x से 4 स्थान नीचे है, 1 2 3 4, ठीक है, y से सॉरी y का स्थान जो x से 4 स्थान नीचे का मतलब समझ गए, x से 4 स्थान नीचे, y का स्थान जो x से 4 स्थान नीचे का मतलब क्या है, यो नीचे, और नीचे से कितने स्थान पे, 30वें स्थान पे, हमें पता चल गया। हमें टोटल बच्चे पता है
ठीक है, एक साइड से ये पता है, पूरे एक स्टेटमेंट से हमें आंसर, एक स्टेटमेंट में ये पता चलेगा कि दूसरे स्थान, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे स्थान कितना है, 30वां स्थान है। तो मैं ये देख सकता हूँ, ऊपर से कह रहा है ना, ऊपर से ये कह रहा है ना, y का स्थान x के नीचे है, तो भाई x का ऊपर होगा, यानी ये कितना होगा, नीचे से 30वां स्थान किसका है, नीचे से 30वां स्थान है y का, और ये y जो है x के 4 स्थान नीचे है, x के 4 स्थान नीचे है, तो यहाँ पे होगा ये कितना, ये 29वां होगा, ठीक है, यानी ये 28वां और ये 27, और ये इसका x का स्थान आ जाएगा 26। ठीक है, यही तो बोल रहा कि y का स्थान x के नीचे कितना है, 4 स्थान, यानी ये कितने पर आ जाएगा, 26वें स्थान पर आ जाएगा। यानी x का हमें एक तरफ से स्थान मिल गया, दूसरी तरफ से भी स्थान मिल गया। ठीक है, अच्छा एक तरफ से तो निकालना है और दूसरी तरफ से स्थान मिल गया, टोटल बच्चे पता है, तो हम क्या हो जाएंगे, निकाल सकते हैं। पहले स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं पहले स्टेटमेंट से, तो यानी एक मेरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब दूसरे के लिए सोचो, दूसरे का सोचो, जेड का जो स्थान है एक्स के 2 स्थान ऊपर है। अब जो जेड का स्थान हमें पता चलेगा और एक्स के 2 स्थान है, तो हमें जेड से हम एक्स का निकाल सकते हैं स्थान। ठीक है, इससे भी हम एक्स का स्थान निकाल सकते हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी, तो दोनों डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये देखो 1 और 2, या तो 1 या मतलब दोनों से निकल रहा, जहां दोनों से आंसर निकल रहा हो तो वहीं या तो 1 या 2 पर्याप्त हैं, ये कह सकते हैं हम। जहां दोनों से आंसर निकल रहा हो वहां 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। जहां दोनों का कंबाइंड करके निकल रहा हो आंसर, वहां 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। लेकिन जो अलग अलग एक से भी निकल रहा हो आंसर, दूसरे से भी निकल रहा हो, तो हम ये बोलेंगे कि 1 और 2 या तो 1 पर्याप्त देने के लिए, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, सेकंड नहीं, मतलब बी भी नहीं होगा, तो कौन सा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखो भाई, 13वां क्वेश्चन देखो एक बार। अब देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पंक्ति 1 में ए बी सी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। पंक्ति 1 में ए बी सी 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पंक्ति 1 में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं भाई, एक ऐसे और ऐसे। ठीक है, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं। अब इसमें बैठे हैं 3 जो है उत्तर की तरफ मुंह करके, और 3 दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये 3 है। अब इसमें ए बी सी है, पर पता नहीं कौन सा कहाँ पे है। अब देखो, यदि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे तो इसका दायां होगा, यहाँ पे इसका ये बायां होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, उत्तर की तरफ बैठे हैं मुंह करके, तो यहाँ इसका ये बायां होगा, यहाँ इसका ये दायां होगा। एक बात समझना, ठीक है। अब देखो, और पंक्ति दूसरी में है पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू आर, और इसमें है पहली वाली पंक्ति में ए बी और सी। ठीक है, 3 व्यक्ति ऊपर वाली पंक्ति में। तो कह रहा है एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति के सामने बैठा है, यानी एक यहां बैठा तो एक इसके सामने, एक इसके सामने, ऐसे बैठे हैं। पंक्ति 1 में दाएं छोर पर बताना कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पंक्ति 1 में दाएं छोर पर बैठा हुआ कौन है, पंक्ति 1 में दाएं छोर पर बैठा हुआ पूछ रहा कौन है। अब देखो क्या बोला स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, कह रहा क्यू जो है, नहीं आर क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है। आर जो है क्यू के बाएं ठीक बाएं पड़ोस में है। ठीक है, अब देखो किसके बाएं हैं, क्यू के बाएं। अब यदि मैं यहां देखूं, क्यू है यहां पे, ठीक है, और क्यू का बायां कहां पे होगा, यहां। ठीक है, क्यू का बायां, यदि ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बायां तो इस तरफ ही होगा ना। तो भाई कह रहा है आर जो है क्यू के ठीक बाएं जस्ट यहाँ पे होएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो ये इसने बोल रहा है, यानी आर जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है एक बात, क्यू ए के सामने बैठा है, क्यू जो है ए के सामने बैठा है, तो यहाँ पे कौन है, ए। क्यू जो है ए के सामने बैठा है,
तो यहाँ पे कौन बैठा, ए, क्यू के सामने ए होगा। भाई इसने जस्ट साफ साफ बोल दिया ना कि आर जो है क्यू के बाएं, ठीक बाएं, ऐसा भी नहीं बोला बाएं, उन्हें ठीक बोला तो जस्ट आएगा, यानी बीच में आएगा क्यों, ठीक है, क्यों बीच में आएगा और आर इसके बाएं तरफ आएगा। और इनने बात बोली क्यों ए के सामने बैठा है, क्यों ए के सामने, यानी इसके सामने कौन आएगा, ए इस बीच में आएगा। अब कह रहा बी ए के ठीक बाएं बैठा है, बी जो है ए के ठीक बाएं। अब मेरा मुंह ऐसा है, उत्तर की तरफ है, ये मेरा दाया होगा, ठीक है, और ये मेरा बायां होगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। कह रहा बी जो है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो इस बात से हमें मिल रहा है कुछ, हाँ जी मिल रहा है कुछ, ठीक है। भाई जब ए के बाएं होगा कौन, बी, तो ए के दाएं कौन हो जाएगा, सी, सीधी सी बात है। अब क्योंकि बाएं होगा आर, तो क्योंकि दायां कौन हो जाएगा, पी। इस बात से ये निकल गई, तो यानी एक स्टेटमेंट से हमारी, एक कथन से हमारा आंसर निकल गया, एक कथन से हमारा आंसर निकल सकता है। पूछ रहा है पंक्ति एक में दाएं छोर पर, पंक्ति एक में दाएं छोर पर मान सकते हैं हम, पंक्ति एक में दाएं छोर से आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो है एक बात से, एक कथन से एक कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बात हमें पता चल गया। कह रहा है बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो इसे मैं यहां पे रखता हूं, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है भाई। बी और सी के बीच मान लिया हमने एक व्यक्ति बैठा है, तीन व्यक्ति तो हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति तो हैं हमारे ए बी सी और बी और सी के बीच। अब लेकिन ये नहीं पता मैं बी को यहीं मानूं, मैं सी को इधर और बी को इधर तक भी तो मान सकता हूँ, जब भी बीच में एक व्यक्ति आएगा, जब भी बीच में एक व्यक्ति आएगा, जब भी बीच में एक व्यक्ति आएगा। अब बोल रहा है क्यों जो है, क्यों बी के निकटतम पड़ोसी है, क्यों जो है, क्यों बी जो है क्यों के। अब यहां देखो इसने बोला दूसरे स्टेटमेंट में बोला बी जो है क्यों का निकटतम पड़ोसी है, बी क्यों का निकटतम पड़ोसी, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, ठीक है, यानी इसके नीचे लाइन जो है यदि मैं यहाँ ही मानता हूँ, ठीक है, हमें एक लाइन में तीन वे भी तो बैठाने हैं पी क्यू आर, तो कह रहा पड़ोसी निकटतम पड़ोसी है, बी क्यों का निकटतम पड़ोसी है, बी क्यों का निकटतम पड़ोसी है, इससे तो हमें नहीं पता चल रहा कुछ भी। बी और सी से, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है और पड़ोसी है, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा, तो कौन सा एक ही सही उत्तर हो जाएगा, ए की ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक में दिया गया डाटा पर्याप्त है, क्योंकि हमें इससे पड़ोसी भी कहाँ आएगा, ए बी सी एक लाइन में है, पी क्यू आर अलग अलग लाइन में, पी क्यू आर अलग अलग लाइन में, तो बी का पड़ोसी तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा, तो एक में दिया गया डाटा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। कथन दो में दिए गए जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं ये तो नहीं है। कथन एक में दी गई जानकारी प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो में दी गई डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। कथन एक में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन दो में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा, बी, बी, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। भाई 14 क्वेश्चन देखो, इक्वांशु का जन्मदिन जो है देश के गणतंत्र दिवस पर होता है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ठीक है, सिर्फ उतना सोचना है जितना डाटा में दिया हुआ है, अपने आप से नहीं सोचना। अब देखो इक्वांशु का जन्म हुआ गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पे हुआ है, तो गणतंत्र दिवस, ठीक है। अब इसने ये नहीं बोला कौन से देश के गणतंत्र दिवस, क्योंकि सबका अलग अलग गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हमारे देश का मनाया जाता है 26 जनवरी का, ठीक है, गणतंत्र दिवस, यानी जिस दिन रूल रेगुलेशन, यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस पर। अब कह रहा इक्वांशु का जन्मदिन गणतंत्र दिवस पर हुआ है, ठीक है, तो यानी इससे बात, अब ये बात, अब बहुत से क्या है ये मान लेंगे हाँ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, हमें बात पता है कि एक से आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बात देखो कि गणतंत्र दिवस, इसने ये नहीं बोला भारत के गणतंत्र दिवस से हुआ है, किसी देश का नाम नहीं बोला, जितना दिया गया डाटा है उसी के ऊपर, उसी के डिपेंड पर हमें सोचना है, ठीक है, यानी उसी के बिहाफ पर हमें सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना, उससे ज्यादा नहीं सोचना। अब लेकिन दूसरा कथन इसने दिया है उसके बारे में सोचो। देखो देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है। अब तिरंगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है, हमें पता है हमारे तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है हमारे देश का, और इसके केंद्र में क्या अशोक है, अशोक का चिन्ह है, यानी केंद्र में अशोक का चिन्ह है। तो यानी ये क्या अब आज किसने क्लियर कर दी कि भाई हाँ भारत देश का जो राष्ट्र झंडा तिरंगा उसके बीच में अशोक का है, और
मतलब जो भारत का गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी जो जन्मदिन की डेट है ना, बर्थडे मनाया जाएगा, वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी दोनों में, कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। ठीक है, कथन 2 पर्याप्त है परंतु 1 पर्याप्त नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही मिलकर पर्याप्त हैं, किसी एक से। अभी देखो स्वतंत्र रूप से भी पर्याप्त नहीं है, देखो कह रहा 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। नहीं जी, स्वतंत्र रूप से पर्याप्त जब होते हैं कि हमें एक से भी आंसर मिल रहा है और दूसरे से भी आंसर मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं मिल रहा, हम दोनों से ही मिल रहा है। दोनों को हमें पढ़ के देखना है। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन देखो एक बार। 15 क्वेश्चन में क्या है, 15 क्वेश्चन में देखो क्या है, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखो मैंने बताया ना तुम्हें, ये तुम्हें इसमें ट्रायंगल भी दे सकता है, आयत भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस ये देखना है आंसर निकाल सकते हैं तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज, अब इस बात के लिए हमें पहले बेसिक बात है, हमें समबाहु त्रिभुज का पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या उसकी जरूरत रहती है, क्या क्या उसमें चाहिए। तो हमें पता है इसके लिए क्या है, मेरे हिसाब से फॉर्मूला √3/4 भुजा का स्क्वायर। यानी इसके लिए हमें पता होना चाहिए भुजा, मेन है टारगेट भुजा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो रहेंगे ही, लेकिन भुजा का पता होना जरूरी है। देखो त्रिभुज एक में बोल रहा है, स्टेटमेंट एक में बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं में, भुजाओं की माप 7 है, मतलब भुजा दे दी ने, ए भुजा दे दी 7, यानी जब भुजा मिल गई हमें तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ, मैंने बताई त्रिभुज का, हाँ क्षेत्रफल हमें पता है ही, तो जब भुजा है पता तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, यानी दो एक से हम आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, एक से आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 21 है, त्रिभुज का परिमाप 21 है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप उन्हें बोल दिया परिमाप, परिमाप 21 है। परिमाप होता है त्रिभुज की साइडों का योग, जितनी भी साइड हैं, जितनी भी उसकी रेखाएं हैं, उसका योग है। हमें पता त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग कितना 21 है, तो एक भुजा का योग हम निकाल देंगे, एक भुजा का निकाल देंगे, एक भुजा निकाल देंगे कितनी हो जाएगी 7, यानी इससे भी हमें भुजा मिल रही है। इस सेपरेट भुजा जो दे रखी है इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो परिमाप दे रखा है परिमाप से हम भुजा निकाल देंगे और भुजा मिलते ही हम उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यानी सेपरेट अलग अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अलग अलग मतलब कथन 1 भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन 2 भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कथन 1 और दोनों स्वतंत्र रूप से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 में बोल रहा एक पर्याप्त है परंतु दूसरा पर्याप्त नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, कथन 2 पर्याप्त है, ये भी गलत है। स्वतंत्र रूप से न तो कथन 1 न ही कथन 2, ये गलत है। यानी स्वतंत्र रूप से एक भी, यानी एक से भी हम आंसर निकाल सकते हैं और दूसरे से भी आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो, दूसरे भी आंसर, दूसरे से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जो है वो 2 किलोग्राम है, 1/3 जो है 2 किलोग्राम है। अब मेरे पास 1/3 भाग है, एक बॉक्स के 1/3 भाग का भार मुझे पता है। ठीक है भाई, तो मैं उसका टोटल भार निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ नहीं। ठीक है, यानी इससे मुझे पता चल जाएगा, एक पूरे बॉक्स का भार पता चल जाएगा 6 किलोग्राम है। तो अब कितने ही बॉक्स हों, कितने ही बॉक्स हों हम बाहर निकाल देंगे, यानी एक स्टेटमेंट से आंसर हमें पूरा मिल जाएगा। बात समझ रहे हो। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है, पहले स्टेटमेंट से मिल रहा आंसर, दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है 4 बॉक्सों का कुल भार, यानी दूसरा बोल रहा है 4 बॉक्सों का कुल भार जो है वो 2 बॉक्स, ठीक है 4 बॉक्सों का कुल भार 2 बॉक्स के कुल भार से 12 किलोग्राम अधिक है। 2 बॉक्सों के, 4 बॉक्सों का कुल भार जो है 2 बॉक्स के कुल भार से 12 किलोग्राम अधिक है। भाई साहब ये देखो, तो क्या हम एक बॉक्स का भार निकाल सकते हैं, ऐसे एक एक नियम से निकाल सकते हैं ना, यानी एक तरफ करके बॉक्सों का एक बॉक्स का बाहर आ जाएगा। अब हम एक बॉक्स का बाहर आएगा तो हमारे पास 6 का निकाले, 10 का निकाले, निकाल सकते हैं। टारगेट क्या है हमारा, हमें बस इतना चेक करना कि आंसर आ सकता है नहीं आ सकता, आंसर निकालना नहीं है, फाइंड नहीं करना। तो हमें पता है कि हम स्टेटमेंट फर्स्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं और दूसरे से भी स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं। तो इन्हें क्या है, तो अब इसमें देखो 2 पर्याप्त है, हाँ जी 2 पर्याप्त तो है, लेकिन 2 नहीं है 1 भी है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये तो गलत है। या तो 1 कथन या 2 पर्याप्त हैं। देखो जब एक भी, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, जब एक कथन से भी आंसर आ जाए और दूसरे कथन से सेपरेट आंसर आ जाए तो हम या लगाएंगे आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट पर्याप्त है। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन कह रहा तरुण, मानव, नीतू, ठीक है, हेमा और प्रिया एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है भाई, तो अब बताना है क्या, इन 5
इन पांचों में से कौन बीच में, पांच व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, कह रहा है पांच व्यक्ति हैं, तो भाई बीच में बताना बीच में कौन आएगा। बीच का मतलब है ये कि बीच में कौन आएगा। ठीक है, दो इधर दो उधर होंगे। अब इन्हें एक बात कही है, इसने एक बात बोली है कि नीतू सबसे लंबी है। पहले स्टेटमेंट में बोला यदि मैं लंबे को ऊपर रखूं सबसे लंबा हो जाएगा, तो नीतू जो है सबसे लंबी है। ठीक है भाई, नीतू सबसे लंबी है। ठीक है, नीतू सबसे लंबी, तो स्टेटमेंट एक है, इसमें तो कुछ और है ही नहीं बात, तो इससे हमें पता कर सकते हैं हाँ नीतू लंबी है, तो इससे पता चला। इसने एक बात बोली, दूसरा एक स्टेटमेंट बोला हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, यानी सबसे लंबा तो ऊपर होगा, सबसे छोटी नीचे होगी। ठीक है, हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। ठीक है, हेमा सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब दो तो हमें पता चल गई, सबसे लंबे की सबसे छोटे की। बीच में देखो, बीच में 3 बचे हुए हैं, बीच वाले का आंसर बताना। अब कह रहा मानव प्रिया से लंबा है, मानव प्रिया से लंबा है, और तरुण मानव की तुलना में तरुण मानव की तुलना में लंबा है। तो पहले हमें मानव की पता करना है, मानव प्रिया से लंबा है। मानव प्रिया यहाँ है, मानव प्रिया यहाँ है, तो मानव जो प्रिया से लंबा है, मानव यहाँ हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मानव यहाँ पे आ जाएगा, प्रिया नीचे। क्लियर है बात समझ रहे हो। तो मानव जो प्रिया से लंबा है, ऊपर की तरफ लंबा जा रहा। फिर कह रहा तरुण मानव की तुलना में लंबा है। तरुण जो है, अब इस मानव से लंबा कौन है, तरुण, तो यानी तरुण यहाँ पे आ जाएगा, तरुण यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका बात समझ रहे हो, तरुण यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस सबसे लंबा पता चल गया नीतू, उससे नीचे कौन है, तरुण, फिर बीच में मानव है, मानव से नीचे प्रिया है, और सबसे छोटी कौन है, हेमा है। तो ये बात क्लियर है। अब हमें पता क्या चल रहा है कि हम चारों ही स्टेटमेंट से हम ये पता चल रहा है कि कौन सा बीच में है। किसी एक से किसी दो से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा बीच में है। भाई बड़े छोटे का पता हो और बीच में। इसने 2 स्टेटमेंट ये जो दिए हैं ये काम के हैं कि हेमा सबसे, तो हेमा सबसे छोटी, इसकी क्लियर है बात। इसने बोल रही ना मानव प्रिया से लंबा है, मानव जो है प्रिया से लंबा है, यानी प्रिया से ऊपर आएगा, बात क्लियर है। ठीक है, और तरुण जो है, तरुण मानव से लंबा, तो यानी बीच में कौन है, मानव, बीच में मानव है, बीच में मानव से छोटी कौन है, प्रिया, और मानव से बड़ा कौन है, तरुण। तो यानी हमें पता है कि चारों स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है केवल एक या केवल दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों से ही पर्याप्त है। ठीक है, चारों से ही पर्याप्त है, बात समझे। यानी सी सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए एक बार। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, देखो ये मैंने कराया था। 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बों में, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे का भार 1/3 का भार, पहले 10 डिब्बे जो हैं उनमें से प्रत्येक डिब्बे का 1/3 का भार, 1/3 का भार जो वेट जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। कह रहा है, अब पूछ क्या रहा है हमसे, सब्जी के 20 डिब्बे का कुल भार क्या है, यदि प्रत्येक डिब्बे का भार बराबर है तो 20 का बताना। तो मुझे पहले 10 का भार पता चल जाएगा। पहले 10 का भार 1/3 के कितना है, 1/3 का जो भार है वो 10 किलोग्राम है, तो एक डिब्बे का आ जाएगा भार कितना, 1/3 का, मतलब इससे एक डिब्बे का निकाल देंगे कितना, 30 आ जाएगा। तो भाई एक डिब्बे का निकल के हम कितने भी डिब्बे हो निकाल देंगे, स्टेटमेंट से निकाल देंगे। फिर दूसरा बोल रहा है, यानी पहले स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है सेपरेट तरीके से। दूसरा बोल रहा है 6 डिब्बों का कुल भार जो है, 6 डिब्बों का कुल भार जो है वो 4 डिब्बों के कुल भार से 60 किलोग्राम अधिक है, 60 किलोग्राम अधिक है। तो हम इससे एक का भार निकाल सकते हैं, एक का भार निकाल सकते हैं भाई, सेपरेट तरीके से एक का भी निकाल सकते हैं। यानी एक स्टेटमेंट एक से भी आंसर निकल सकता है, एक स्टेटमेंट 2 से भी आंसर निकल सकता है, तो दोनों ही पर्याप्त हैं। तो देखो ये रहा, कथन 1 और 2 स्वतंत्र रूप से पर्याप्त हैं। ठीक है, इसमें पर्याप्त नहीं है, गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कह दो, या फिर या आइदर ए फर्स्ट या आइदर सेकंड पर्याप्त है। ठीक है भाई, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बॉक्स में पिरामिडों की कुल संख्या बतानी है। बॉक्स में पिरामिडों की कुल संख्या कितनी है, कह रहा बॉक्स में पिरामिडों की कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या कितनी है, बॉक्स में कुछ पीले हैं, बॉक्स में कुछ पीले लाल और नीले पिरामिड है, यानी कुछ में डाउट में, यानी इससे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, एक सेपरेट से नहीं पता चलेगा। कह रहा फिर बॉक्स में 6 छह पीले जो हैं, ठीक है, येलो और 7 रेड है। और फिर कह रहा कुछ नीले हैं, तो कुछ आगा यहाँ पे कुछ जो है ब्लू हैं,
तो यानी इससे भी हमें सेपरेट कुछ नहीं मिल रहा। यदि हमारे पास कुछ संख्या कुल संख्या होती तो कुल संख्या में हम इससे ऐड करके कुछ की वैल्यू निकाल देते, ठीक है। यदि कुल संख्या होती है, लेकिन कुल हमारे पास है नहीं, कुल हमारे पास है नहीं, तो यानी दोनों से ही हम क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं। भाई ये तो कुछ कुछ में है ही सारा, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन सेकंड वाला, यदि हमारे पास कुल संख्या होती तो हम क्या होता, हम इन कुछ जो ब्लू है, नीले हैं, इनकी वैल्यू निकाल देते। तो यानी अब ये पर्याप्त नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त नहीं है भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त नहीं है। यही सही उत्तर हो जाएगा भाई, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। मैंने एक स्लाइड तुम्हारे लिए इसलिए छुड़वाई थी, ये जो स्लाइड है इसलिए छुड़वाई थी, इस पर सॉल्यूशन करूँगा, बट ये सॉल्यूशन अब उसी स्लाइड पे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी पर आसानी से हो रहे हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए। देखो, लाली की भतीजी मिल्का है, लाली की भतीजी मिल्का है, बात समझ रहे हो। लाली है, लाली की भतीजी कौन है, मिल्का है। नीचे दिए कथन के आधार पर हम लाली की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछ रहा। क्या हम लाली की वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं? बस इन्हें एक बात बोलिए, लाली की भतीजी मिल्का है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, उनकी आयु का मध्य भाग, मध्य जो है 28 है, मध्य होता है बीच का, मध्य होता है बीच का, यानी बीच के 28 है, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा। लाली का जन्म 1976 में हुआ, 1976 में हुआ, 76 में हुआ, तो 76 में होने से मतलब क्या है भाई, कुछ डेट वेट पता चलेगा, ठीक है किसी। अब लेकिन बस इनमें स्टेटमेंट में भी, मतलब क्वेश्चन में भी ये दिया कि भतीजी है और उसकी बस ये बतानी वर्तमान आयु, तो इन दोनों से कोई मैच नहीं खा रहा, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही कि हम इन दोनों से आंसर निकाल दें, इन दोनों से आंसर हम निकाल दें, ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा। तो दोनों ही क्या है, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, दोनों ही कथन हमें पर्याप्त नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त नहीं है। अब तो तुम समझ गए होगे ना कि कंडीशन कैसी बनानी है, कैसी इसमें अप्लाई करनी है, चीज़ें समझ रहे होगे, ठीक है। तो दोनों से ही हमें पता चल रहा है कि आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, दोनों को मर्ज करने पर भी, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसत 50 अंक प्राप्त किए हों, औसत 50 अंक प्राप्त किए हों, तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, विज्ञान में उसे कितने प्राप्त हुए हैं। कह रहा है तीनों में, यदि एक्स ने इतिहास और भाषा और औसत विज्ञान में 50 औसत है, औसत यदि 50 है तो योग कितना हो जाएगा, तीनों की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 150। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, हाँ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इतिहास और भाषा का दोनों का योग औसत है, दोनों का औसत 50 है, 25 है, दोनों का औसत पता है 25 है, तो भाई हम दोनों का योग निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, दोनों का योग भी हमें पता चल जाएगा। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इतिहास भाषा का पता है तो विज्ञान का हम आंसर निकाल सकते हैं, विज्ञान का आंसर निकाल सकते हैं। विज्ञान का आंसर सिर्फ एक से भी निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट से आंसर निकाल सकते हैं, फर्स्ट से आंसर निकाल सकते हैं। भैया हम दोनों का औसत पता, तो गुणा करके हम योग निकाल देंगे। टोटल हमें योग पता 150, उससे हम अंतर करके निकाल सकते हैं। अब देखो, ये तो फर्स्ट से आंसर निकल सकता है। अब सेकंड बात और देखो, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है यदि उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं। अब भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब उसे यदि भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं, भाषा में तो मिल गए उसे 30, ठीक है। अब ओवरऑल पता है हमें, ओवरऑल कितना मिले 150, ओवरऑल 150। अब भाषा एक का पता है, ठीक है, भाषा का पता है 30, ठीक है, तो भाषा का 30 का पता है। अब बचे कौन से, इतिहास और विज्ञान, पूछ किस करा विज्ञान का। तो अब दो हमारे पास बच के, सिर्फ सेपरेट दो से बता रहा हूँ, सेपरेट दो कथन के बारे में, सेपरेट दो जो कथन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसने क्या बोला है। उसने बोला 30 अंक भाषा में मिले हैं और हमारे पास ओवरऑल 150 हैं और एक का हमें पता है 30 जो भाषा मिले। तो बचे कौन से, विज्ञान और भाषा। हमें विज्ञान का निकालना है, तो सेपरेट दो से हम निकाल नहीं सकते, दो बचे हुए हैं तो निकाल नहीं सकते। यदि दो का पता हो, टोटल पता हो, तो एक का निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हो, तो एक का निकाल सकते हो। यानी सेपरेट एक से हम आंसर निकाल सकते हैं, सेपरेट दो से आंसर नहीं निकाल सकते। अच्छा, यदि हम दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें, मतलब ये तो बात क्लियर हो रही है कि एक से पहले निकल जाएगा आंसर, दूसरे से आंसर नहीं निकलेगा, तो दोनों को मर्ज करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या है इसमें, देखो ये तो गलत हो जाएगा। कथन दो अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त सक्षम है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। दोनों कथन देने के लिए नहीं है ही नहीं। अब देखो डी, कथन एक अकेला उत्तर देने के लिए सक्षम है परंतु कथन दो अकेला उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है, यही सही हो जाएगा डी। यानी फर्स्ट से हमें आंसर मिल रहा है, सेकंड से हमें आंसर नहीं मिल रहा, यानी यही सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो, आसान है। भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें हर चीज़ों को अवगत होना जरूरी है, सब चीज़ों को पता होना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक बॉल का भार
प्रत्येक बॉल का वजन प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन, 1/4 जो है 1/4 जो है 5 किलोग्राम है, ये है पता है। 1/4 का भार 5 किलोग्राम है, तो एक बॉल का पता चल जाएगा हमें 20 किलोग्राम। अब एक का पता है तो 10 लोहे की बॉलों का वजन निकाल सकते हैं, पक्की बात है, कोई डाउट है नहीं, निकाल देंगे, यानी एक सा आंसर मिल जाएगा। कह रहा 3 लोहे की बॉल का कुल वजन 2 लोहे की कुल बॉल के वजन से 20 अधिक है, ये भी हो जाएगा, इससे भी हम निकाल देंगे, इससे भी आंसर निकाल देंगे, इससे भी आंसर निकाल देंगे। तो या तो कथन 1 या 2 पर्याप्त हैं, आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट आइदर या सेकंड पर्याप्त हैं, क्योंकि मैंने ये पहला करके दिखा रखा है तुम्हें। ठीक है भाई, समझ गए, तो सी सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ रहे हो? 23 देखो, 23 क्वेश्चन देखो फटाफट, जल्दी से हम खत्म कर देंगे। बहुत अच्छे चैप्टर थे, बहुत अच्छा चैप्टर है, इन्हें मान लीजिए। अवैध प्रवासियों का कुल संख्या बतानी है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, इमिग्रेंट्स बताने हैं, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या। अब कह रहा है कुल अवैध अप्रवासी 30 कुल अवैध अप्रवासियों का 30% जो है बांग्लादेश से, 30% जो है बांग्लादेश से। देखो ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, सॉरी फिक्स वैल्यू नहीं है, परसेंट में है, और परसेंट की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो कुल अवैध अप्रवासियों का जो है वो 30% बांग्लादेश से है। शेष जो है शेष भारत से, शेष मतलब शेष 70% तो भारत से होगा, शेष भारत से है, ठीक है, शेष भारत से। तो अब ये भी जो आएगी वो क्या आएगी, ये जो आएगी ये परसेंट की वैल्यू आ रही है। तो टोटल हम संख्या नहीं बता सकते, टोटल हमारे पास संख्या थोड़ी है, कुल संख्या है ही नहीं, तो ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, ठीक है, ए सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास परसेंट में है, ठीक है, परसेंट में है। चलिए भाई 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सुजाता की वर्षगांठ कब है? सुजाता की वर्षगांठ किस दिन बनाई गई है? देखो टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ जो मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले, ये तो देखो मैंने अभी कैलेंडर में क्वेश्चन कराया था इसी तरह का, सेम ऐसी ही है क्वेश्चन, देखो और आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आए हुए हैं। देखो जहाँ जो मैंने कराई है ना चीज़ बहुत अच्छे से कराई है, कम कराई है ज़्यादा कराई है ये देख लेना, टाइम लगा हो बेशक से तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन मैंने कराई बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यानी टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ जो है मंगलवार के बाद, यानी मंगल के बाद, ठीक है, और शनिवार, किंतु शनिवार से पहले, शनि से पहले, ठीक है। तो बीच में कौन से, बुधवार, बुध में मन सकती है, या गुरुवार में मन सकती है उसकी, गुरुवार या क्या शुक्रवार। अब हमारे पास अभी डाउट है, अभी फिक्स नहीं है, इन्हें ये बात बोली है कि मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले है, तो 3 दिन बीच में है। अब लेकिन हालांकि मैंने तुम्हें कराया है, तुम कर सकते हो, अभी रिसेंट की वीडियो जो नहीं देखी हो तुम देखना, उसमें एक क्वेश्चन कराया है मैंने, कैसे हम निकाल सकते हैं। अनु को ठीक याद है कि उसकी वर्षगांठ जो गुरुवार से पहले, ठीक है, और किंतु सोमवार के बाद। अब देखो इसे याद है जो किसे, अन्नू को याद है कि उसकी वर्षगांठ जो है गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार से पहले और सोमवार के बाद, तो यहाँ पे सोमवार होगा, सोमवार, या यहाँ देखो सोमवार से बाद और गुरुवार से पहले। अब देखो जब इसे डाउट था मंगलवार से आगे, ठीक है, मंगलवार से आगे, ठीक है, और शनिवार से बाद, तो इसे टॉम को यहाँ डाउट था कि मंगलवार में तो है ही नहीं, मंगलवार से आगे है, ठीक है, और शनिवार से पहले है, ठीक है, और यहाँ अनु को याद है, ठीक उसे याद है कि उसका जो है वो गुरुवार से तो पहले है, ठीक है, गुरुवार से तो पहले और सोमवार के बाद है, तो सोमवार को भी नहीं होगा, मंगलवार को भी नहीं होगा, क्योंकि मंगलवार को टॉम को डाउट है, यहाँ पे लिखा हुआ टॉम का। लेकिन जो एक सेपरेट दिन है बुधवार को हमें पता चल रहा कि इसकी वर्षगांठ मनाई गई होगी बुधवार में, यानी सेपरेट हमें आंसर पता चल रहा है, लेकिन एक से नहीं पता चला, दोनों से ही पता चलेगा, एक से तुम्हें पता नहीं चलेगा इस चीज का, दोनों से पता चलेगा, ठीक है, तो दोनों से पता चलेगा, यानी दोनों कथन में उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है, फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों एक साथ मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो दोनों से आंसर निकल जाएगा बुधवार। बात समझ रहे हो, दोनों से आंसर निकल जाएगा बुधवार। ये बात समझ में आई तुम्हारे, नहीं आई, पहले ही बताओ।
ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने कैलेंडर में भी कराए हैं, आए हैं उसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है एक चैप्टर के क्वेश्चन करके हमें सिर्फ एक चैप्टर में ही बेनिफिट मिलेगा, या ये मान लीजिए कि आपने कैलेंडर करा या क्लॉक करा, ठीक है, क्लॉक चैप्टर, और उसके हमें एग्जाम में नहीं देखने को मिले क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें एक क्वेश्चन ये मिलेगा, एक क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का मिलेगा, और उसमें ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या तुम्हारा पढ़ा हुआ फायदा नहीं रहेगा कि हाँ हमने यहाँ तो काम आगा। मान लो ये क्वेश्चन तुम उसमें नहीं पढ़ते, ठीक है, कैलेंडर में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ देखते यहाँ क्वेश्चन आगा, तो तुम कैसे हल करोगे? यदि पढ़ लोगे, समझ लोगे, पैटर्न देख लोगे, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, तो तुम्हें कैसे भी दे लो, डाटा सफिशिएंसी में दे दो, कैलेंडर में दे दो, कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तुम कर दोगे। बात समझ रहे हो? जो जो तुमसे बोल रहे हो वो कंडीशन करते रहो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है। तो इस बात बता रहा हूँ तुम्हें, पढ़ाई लिखाई हमारी कभी वेस्ट नहीं जाती, जाया नहीं जाती, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो एग्ज़ाम जितने बच्चे देते हैं ऐसा तो है नहीं सभी बच्चे हम पास होंगे, उसमें कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो अब ये तो है नहीं कि हमने पढ़ा और हमारे वो काम नहीं आया, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, और शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पशु से इंसान बनाती है। ठीक है, तो कभी भी पढ़ाई लिखाई पे डाउट ना करना, डाउट ये मत करना कि हमने तो पढ़ा और हम कामयाब नहीं हो, तुम्हें इंसान बनाया है पढ़ाई लिखाई से। चीज़ों तुम ऐसी चीज़ सीख जाओगे कि हाँ तुम समाज में बोलने लायक हो जाओगे, तुम्हारी समाज में छवि बन जाएगी, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही मत सोचो कि हम पढ़ाई से जॉब लगेगी तो ही हम सक्सेस हैं, कोई तो ही हम कामयाब हैं, नहीं, पढ़ाई से हमें इंसान बनाया जाता है। चलिए भाई, अब देखो 2500 क्वेश्चन देखो। एक कूट भाषा में PUMAKS का इसका कोड बना दिया, देखो कोडिंग डिकोडिंग का है V8 मैंगोज। ठीक है, अब देखो इसमें मैंगोज का कोड बताना है, मैंगोज का कोड बताना है, तो भाई देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कर सकते हो भाई। देखो मैंने अच्छे से कराया ही तुम्हें, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन कराया था, नहीं कराया था, खूब अच्छे से कराया था। देखो ये एक स्टेटमेंट है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो कॉमन हो। पहले ये स्टेटमेंट देखो, इससे मैच करो, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का KS यहाँ पे भी है, KS यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, तो KS और V का कोड मिलेगा। बात समझिए, KS V का कोड मिलेगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इससे आंसर मिल जाएगा हमें KS V का। ठीक है, अब देखो एक से नहीं निकलेगा, तो ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है। अब देखो हमें पूछ क्या रहा, मैंगोज, लेकिन सेपरेट एक से नहीं निकलेगा, हमें मैंगोज का निकालना, तो मैंगोज तो दूसरे स्टेटमेंट में है। ठीक है, मैंगोज तो यहाँ पे है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे। अब देखो दूसरे का और क्वेश्चन में क्या कॉमन है, यहाँ देखो क्या है कॉमन, PU यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कॉमन क्या है, ईट और ईट। ठीक है, तो देखो PUKS यहाँ से बाहर निकल गए, इस वाले स्टेटमेंट से बाहर निकल गए, आउट हो गए, आउट। ठीक है, और यहाँ से V और ईट आउट निकल गए, तो निकल गया क्या, MA बचा, MA किसका बचगा, मैंगोज का। ठीक है, मैंगोज का बचगा कोड। ठीक है, तो मैंगोज का बचगा, ठीक है, MA कोड बनेगा, तो हमें मैंगोज का पूछा है, तो हम क्या है, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बताओ मेरी बात। ठीक है, बात समझ में, तो मैंगोज का हम कोड निकाल देंगे दोनों स्टेटमेंट को यूज करके, यानी फर्स्ट और सेकंड एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, एनफ है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, दोनों मिलकर। एक से नहीं निकाल सकते कि कथन एक से तो एक एलिमेंट, एक तत्व, एक पार्ट का हम कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे मैंगो पूछा, तो मैंगो निकालने के लिए दोनों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए देखो 25 क्वेश्चन थे, मैंने 25 के 25 तुम्हें कराए हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं, जानदार तरीके से कराए हैं। अब तुम्हें क्या बहुत अच्छे से इसकी स्पीड से प्रैक्टिस करनी है। एक बार रिकैप कर लो, क्योंकि सारे इसमें जितने चैप्टर यूज हुए हैं सारे तुम्हें पढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी टेंशन ये ना लेना कि डाटा सफिशिएंसी अलग से चैप्टर, कुछ नहीं है। इस एक चैप्टर करने से तुम्हारे जो पिछले सारे चैप्टर ना वे सारे रिपीट हो जाएंगे, वो सारे इस कंसेप्ट दिमाग में हमारे आ जाएंगे कि हाँ यार ये तो रिपीट हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल ये मत घबराना, जिसका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो एक बार इसे रिपीट कर लेना 1.5 की स्पीड पर देखकर। ठीक है, और पूरे चैप्टरों का मतलब जितनी मैंने वीडियो कराई है तुम्हें एक बार सारे इनका रिपीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे इस मैं गारंटी से ले रहा हूँ, इस चैप्टर में तुम्हारे सारे पिछले चैप्टर रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे ही वही चैप्टर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं तुम्हें PDF मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल से, इसे भी ज्वाइन कर लेना। अब यदि तुम्हें क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसा भी है फीडबैक जरूर देना। ठीक है, एक बार अगेन सभी को आपके एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से देना। बहुत अच्छा तुमने पढ़ा है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल जाना, अपने माँ बाप के पैर छू के जाना। ठीक है,
तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, तो आज की हम अपनी सभा को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।